हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक न्यूज़ आ रही है NCAA 11 को लेके। हिंद खदान मजदूर फेडरेशन, जिसका मतलब है HMS ने अपना प्रपोज्ड चार्टर यानी कि डिमांड जो NCAA 11 को लेके है वो जारी किया है। इस लेटर में बहुत सारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी की गई है और ये सब क्या क्या मांग यूनियन वाले रखने वाले हैं, इसका एक मोटा मोटी उदाहरण इससे आपको पता चल जाएगा। एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं NCAA 11 में यूनियन वाले अपना क्या मांग रखेंगे। फ़िलहाल ये हिंद खदान मजदूर फेडरेशन का लेटर है, तो एक एक करके मैं अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस है, तो मैं जो बेसिक अलाउंसेस होते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और इसका जो PDF है इसका मैं अपना लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये PDF डाल दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं ड्राइव कर डालता हूँ तो बहुत बार प्रॉब्लम होता है डाउनलोड करने में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहीं डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ एग्रीमेंट 5 साल का होता है, जैसे कि आपको पता है नॉन एग्जीक्यूटिव वाला। 1/7/2021 यानी 1 जुलाई 2021 से ये लागू होने वाला है। कवरेज ऑफ NCAA 11 यानी NCAA नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो 11वां है, ये कहाँ कहाँ फॉलो होगा। तो बोला गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड में, कोल वासरीज में, SCCL में, इसको में, टिस्को में, और जो भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट माइनिंग करती है, जिसका भी कैपेटिव माइंस चल रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या फिर अपना पर्सनल हो, उन सभी जगह पे ये लागू होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मिनिमम गारंटीज बेनिफिट क्या होना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ इसमें लिखा हुआ है वो ये है कि जो आपका बेसिक है प्लस जो आपका BDA है, BDA का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस होता है, जो कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देखते हुए। एक तरह से टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का, और तो उसके हिसाब से ये मिलता है। और SDA जो है उसको बोलते हैं स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस। तो SDA प्लस BDA प्लस जो बेसिक है उसमें बोला गया है कि भैया 30%, पहले वाला जो था उसमें 30% का बढ़ोतरी होना चाहिए, और जो DA है उसमें 100% न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो नेक्स्ट बातें बताई गई है रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट में, वो बोला गया है कि 5% बेसिक हर साल इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे तो अभी फ़िलहाल रूल ये है कि 3% बेसिक जो है वो हर साल एनुअली इंक्रीज़ किया जाता है, इंक्रीमेंट होता है। तो वही बोला गया है कि 5 साल का बेसिक इंक्रीमेंट होना चाहिए। SPRA जो कि ग्रुप वेजेस होता है, उसमें बोला गया है कि 5% एनुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए। BDA को बोला है कि 100% DA न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें इसमें लिखा है। अटेंडेंस बोनस की बात करें तो अटेंडेंस बोनस में बोला गया है कि 10% बेसिक वेज का, जिसमें SDA BDA सब चीज़ें आती है ना, उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। TRN एक्सक्यूवेशन वर्कर के लिए बोला गया है कि भैया जो टर्म वाले हैं और एक्सक्यूवेशन वाले हैं उनको बोला गया है कि इनको मंथली रेटेड पे वेज स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इनको मंथली रेटेड देना चाहिए। ये नहीं कि पर डे रेटेड। 2 टाइप का सैलरी होता है, एक होता है डेली वेजेज डेली रेटेड, एक होता है मंथली रेटेड। डेली रेटेड मतलब होता है कि जो मजदूर आते हैं, काम करते हैं, शाम को अपना पैसा लेके जाते हैं। मंथली में होता है कि उनका एक अटेंडेंस वगैरह सब बनता है, उसका मंथ में एक बार हिसाब होता है। तो बोला गया है कि TR और एक्सक्यूवेशन वर्कर जितने भी हैं उन सभी को मंथली रेटेड पे आप कर दीजिए। अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करें तो अंडरग्राउंड अलाउंस में बोला गया है कि जो आसाम कोलफील्ड में काम करते हैं उनका 20% इंक्रीमेंट होना चाहिए, और जो बाकी कोलफील्ड में काम करते हैं उसका 15% होना चाहिए। आसाम कोलफील्ड का 20% का कारण ये है कि आसाम कोलफील्ड का माइनिंग काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी ख़तरनाक कह सकते हैं, असुविधाजनक है, क्योंकि वहाँ पे इंक्लाइनेशन डिफ्लेक्ट होते रहता है। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे मच्छर है, वहाँ पे एक अलग टाइप का कीड़ा है, वो सब का भी बहुत खतरा होता है। तो उस सब के कारण इसमें अंडरग्राउंड अलाउंसेस को 20% तक बढ़ाने का बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है स्पेशल अलाउंसेस में, बोला गया है कि 5% जो बेसिक पे है उसका होना चाहिए, और इसको कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। वाशिंग अलाउंसेस के बारे में बोला गया है कि 1.15% बेसिक का वाशिंग अलाउंसेस मिलना चाहिए, और जो नर्सेस हैं, जो नर्सिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनको 2% मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की बात करें तो 50% पर अटेंडेंस के हिसाब से, मतलब जब भी आप वहीं जाएंगे आपको 50 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलना चाहिए। अभी ये फ़िलहाल 25 रुपया है,
और एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यानी कि नाइट शिफ्ट वाला जो अलाउंसेस है उसको 100 रुपया बोला गया है कि पर अटेंडेंस के हिसाब से कम होना चाहिए। अभी ये वाला फ़िलहाल 35 रुपया करके है कि आप अंडरग्राउंड आपको नाइट ड्यूटी जब दिया जाता है तो 35 रुपया अलग से आपका बनता है। बाकी जो 50 रुपया ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो तो मिलेगा ही। कन्वीनियंस रिइंबर्समेंट के बारे में बोला गया है कि भैया स्कूटर है आपका, मोपेड है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर है, तो आपको 100 रुपया पर अटेंडेंस के हिसाब से देना है या फिर 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देना चाहिए। नर्सिंग अलाउंसेस में बोला गया है कि भैया नर्सिंग अलाउंसेस 800 रुपया पर महीना आपको मिलेगा। डिफ़िकल्टी अलाउंसेस में ये डिमांड रखा गया है कि 10% बेसिक का होना चाहिए डिफ़िकल्टी अलाउंसेस। इंटरनेट अलाउंसेस बोला गया है 500 रुपया पर मंथ इंटरनेट अलाउंसेस होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर है, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिस्पैच सेक्शन में काम कर रहे थे एक लंबे टाइम से, जब भी ऐसा पैंडेमिक आया था तो उनको वर्क फ्रॉम होम करने बोला गया था और उस टाइम उनका इंटरनेट कनेक्शन से लेके बहुत बड़ा समस्या हो रहा था, बहुत सारा समस्या हो रहा था, क्योंकि 3G 4G से नहीं चल पा रहा था और बहुत लोगों को वाईफाई का कनेक्शन लेना पड़ा था प्राइवेटली अपने तरीके से, अपने तरफ से। तो ये चीज़ें उसमें अगर इंक्लूड हो पाती उस टाइम, क्योंकि वाईफाई का ऐसे रिचार्ज तो बहुत सस्ता ही है, 600-700 का रिचार्ज आता है BSNL का, भारत फाइबर वाला, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट है उसका कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है। और माइनिंग सेक्टर में ज़्यादातर लोकेशन आपका रूरल एरिया में ही रहता है, रूरल एरिया में वाईफाई का बहुत समस्या होता है। तो ये चीज़ें थी। इंटरनेट अलाउंसेस के लिए 500 रुपया पर मंथ डिमांड रखा गया है। स्पेशल अलाउंसेस फॉर एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया, जो एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया जो कि यानी कि जैसा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, गिरिडीह एक तरह से आप कह सकते हैं, कुछ कोडरमा के प्लेसेस हैं ऑफिशियली, और कुछ और भी ऑफिशियली जगह है जहाँ पे क्राइम रेट या कुछ ऐसा परेशानी है, चोरी चकारी सब ज़्यादा चलता है ऑफिशियली, यानी कि जो पेपर में दर्ज है, जो जिसको एक्सट्रीमिस्ट या नक्सलाइट एरिया बोला गया, अफेक्टेड एरिया बोला गया, उस जगह से जो लोग आते हैं उनको 10% रुपया जो बेसिक है उसका 10% अलग से दिया जाएगा स्पेशल अलाउंस के तौर पे, ऐसा डिमांड रखा गया है। एनुअल लीव की बात करें तो बोला गया है 30 दिन साल भर में और 7 दिन में अंडरग्राउंड में देना चाहिए, 7 दिन में 1 दिन, और ओपन कास्ट में 10 दिन में 1 दिन आपको मिलना चाहिए। जबकि ये अभी फ़िलहाल जो माइंस एक्ट के हिसाब से रूल रेगुलेशन है वो ये है कि जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं उनको 15 दिन में 1 दिन मिलेगा, और जो ओपन कास्ट में काम करते हैं उनको 20 दिन में 1 दिन दिया जाएगा। सिक लीव की बात करें तो 15 दिन साल भर में आपको मिलना चाहिए सिक लीव, ये आपका लिखा हुआ है। और स्पेशल लीव की बात करें तो उसमें बोला गया है कि जो 75% है वेजेस का वो रिकवरी हो जाना चाहिए, और जो कोरोना पेशेंट है उनके लिए जितना भी वेजेस है वो फुल रिकवरी होना चाहिए, उसके लिए कोई अलग से पैसा कटना नहीं चाहिए। पैटर्निटी लीव का मतलब होता है जो पिता बनते हैं उनके लिए जो लीव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर पारित किया था, एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भैया 20 दिन कम से कम पैटर्निटी लीव मिलना चाहिए, यानी पैतृत्व अवकाश वो मिलना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। मैटरनिटी लीव में यहाँ बोला गया है कि 24 वीक और 12 वीक अगर मिसकैरेज वाला इंक्लूडिंग केस है चाइल्ड वाला तो उस केस में आपको मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था कि 6 महीना का मातृत्व अवकाश ले सकते हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, प्राइवेट वाले भी ले सकते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कैजुअल लीव की बात करें तो कैजुअल लीव बोला गया है कि 15 दिन साल भर में आपको कैजुअल लीव मिलना चाहिए। नेशनल फेस्टिवल हॉलीडेज, इसको लेके काफ़ी स्यापा हुआ था। नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे 8 टोटल है फ़िलहाल अभी, और एक अंबेडकर जयंती जो है इसको इस बार बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा हुआ था कि प्रबंधन ने यानी मैनेजमेंट ने ये कहा था कि अगर एम्प्लॉयज़ चाहें तो अंबेडकर जयंती को नेशनल हॉलीडे ले सकते हैं, बाकी जो 8 हॉलीडे हैं उसमें से कोई एक हॉलीडे आपको छोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर बहुत जगह बवाल हुआ था। तो इसमें बोला गया है इस लेटर में कि भैया 8 दिन तो आपका अलग से है ही, 5 दिन अलग से आपको नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे आपको मिलना चाहिए। आपको बता दें कि नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे में जो व्यक्ति भी काम करते हैं, जो ड्यूटी में जाते हैं, उनको ट्रिपल अलाउंसेस दिया जाता है, मतलब 3 हाजिरी काम दिया जाता है। तो जो 5 अदर से अलाउंसेस की डिमांड की गई है उसमें वो है ईद उल फितर, क्रिसमस, अंबेडकर जयंती, गुरु नानक जयंती और विश्वकर्मा जयंती। ये 5 फेस्टिवल को डिमांड रखा गया HMS की तरफ से कि भैया इसको नेशनल फेस्टिवल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। एजुकेशन लीव
एजुकेशन लीव भी एक प्रोविज़न है। जो भी व्यक्ति ड्यूटी करते हैं, अगर ड्यूटी करने के टाइम अगर वो चाहते हैं कि भैया हम अपना डिप्लोमा किए थे, हम फिर से वापस से बीटेक करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न है कोल इंडिया में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये डिमांड रखा गया है कि एजुकेशन लीव कम से कम मैक्सिमम पीरियड जो है वो 3 साल तक कर देना चाहिए, बढ़ा दिया जाना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति हैं वो अपना पढ़ाई कर सके। ट्रैवल असिस्टेंस की बात करें तो भारत भ्रमण के लिए लमसम अमाउंट 20,000 रुपये के आसपास दिया जाना चाहिए, और होम टाउन विजिट जो है उसको 10-15,000 रुपये देना चाहिए। ये 3 साल और पर साल मिलने वाला अलाउंसेस है। HRA जो है वो उसमें बोला गया है कि 5% बेसिक वेज का बढ़ाना चाहिए। HRA फॉर अर्बन एरिया के लिए जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से फॉलो होना चाहिए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए। लाइफ कवर स्कीम जो है वो 1,75,000 रुपया तक इन्हेंस कर देना चाहिए। वर्कमैन्स कंपनसेशन जो है उसमें हार्ट अटैक को भी इंक्लूड करना चाहिए। टैक्स ग्रेटिया पेमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, 1,25,000 को ऐड कर देना चाहिए अलग से। स्पेशल एक्स ग्रेटिया पेमेंट जो है उसमें बोला गया है कि इन्हेंस करना चाहिए कि 25 लाख रुपया आपका कैटेगरी को, हर कैटेगरी को मिलना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हो, चाहे आउटसोर्सिंग वाले वर्कर हो। अगर किसी का भी फैटल एक्सीडेंट हो जाता है या फिर पैराडेमिक डेथ हो जाता है, उस कंडीशन में, पैराडेमिक डेथ में आपका कोरोना ही आता है, तो ये चीज़ें डिमांड रखी गई है। प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपेंडेंट की बात करता हूँ। मतलब इसमें बोला गया है कि जो भी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब यहाँ वाइफ हस्बैंड को डिक्लेयर किया गया है, और अगर डॉटर है, सन है, या फिर कोई लीगली अडॉप्टेड सन डॉटर है, उनको रखना चाहिए। अगर इनमें डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ब्रदर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, अनमेरिड सिस्टर, ये लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी गई है। मॉनेटरी कंपनसेशन के बारे में बोला है कि जो पेरेंट प्रोविज़न है कि 18 साल होना चाहिए, उसके बाद मॉनेटरी कंपनसेशन उसको दे देना चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो फिर उसका वो पूरा होने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए। पेंशन अमाउंट के बारे में बोला गया है कि इसमें एक एनहेंसमेंट किया गया है, बढ़ोतरी किया गया है। पेंशन अमाउंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो भी कोल इंडिया लिमिटेड के वर्कर है, जो जिनके बारे में मैंने बताया ऊपर में, जो भी NCWA 11 फॉलो होता है, उन सभी को 10% कंट्रीब्यूशन, कोल इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड का जो भी सालाना प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 10%, मतलब पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से डिवाइड करने के बाद 10% कंट्रीब्यूशन आपका पेंशन में, पेंशन के अमाउंट में जुड़ जाना चाहिए। जो CMPS 98 है उसमें ग्रेजुएटी में बोला है कि ग्रेजुएटी का अमाउंट जो है वो 20 लाख होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई के बारे में बोला है कि मॉड्यूलर किचन और RO फिल्टर वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ हर हाउसिंग में मिलना चाहिए। ये सब डिमांड HMS की तरफ से रखी गई है, हिंद खदान मजदूर संघ की तरफ से रखी गई है। अब मैं बात करता हूँ कुछ बाकी चीज़ों की। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में इसमें कुछ टर्म्स ऐसे लिखे गए हैं। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में सबसे पहला बात तो ये लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी क्लास का हो, कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो उन सब में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। उसके बाद बोला गया है कि मेडिकल, जो नॉन मेडिकल अटेंडेंट है या जो भी अटेंडेंट है, वो अगर ड्यूटी देते हैं, स्पेशल लीव देते हैं, तो उनको भी फुल वेजेस मिलना चाहिए। हर सब्सिडरी का 500 बेड का कम से कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद बोला गया है कि कोल माइनिंग जैसे कि एक हजार्डस जॉब है, एक खतरनाक नौकरी है, अलग अलग नेचुरल कंडीशन में हम लोग को काम करना पड़ता है। इसके लिए एयर एम्बुलेंस कनेक्टिविटी होना चाहिए विथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फ्रॉम यूनिट हॉस्पिटल, ये मिलना ही चाहिए। ये डिमांड दिया गया है HMS की तरफ से। सब्सिडरी कंपनीज शैल बी एम्पावर्ड फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ एडिशनल हॉस्पिटल, और ये सब कुछ बातें लिखी गई हैं। आप इसका PDF मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जनरल कुछ बातें लिखी गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के बारे में लिखी गई है कि भैया कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन का डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है 7/12/2015 को, वो सब
इक्वल रिमेंसमेंट एक्ट के अंदर जो भी आता है वो सब फॉलो होना चाहिए ज़मीनी लेवल पे। आपको बता दें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और आउटसोर्सिंग वर्कर के लिए बहुत सारे एक्ट रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, बट वो सिर्फ फॉलो नहीं हो पाता है, जिसके कारण कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और आउटसोर्सिंग वर्कर की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। जो MAR रूल है उसको भी रिव्यू करना चाहिए, ये डिमांड रखा गया है। TADA में जो अमेंडमेंट रूल है उसको भी फॉलो किया जाना चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर से लेके ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं क्लियरली, आप इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें एक प्रमोशन से रिलेटेड एक कुछ डिमांड रखी गई है। प्रमोशन इसमें बोला गया है कि जितने भी प्रमोशन होते हैं वो सभी स्ट्रिक्टली सीनियरिटी बेसिस पे होने चाहिए, यानी कि जो सीनियर है उनका प्रमोशन पहले किया जाना चाहिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें लिखा गया है, बोला गया है कि हर एम्प्लॉयज़ को कम से कम 3 गारंटीड प्रमोशन पूरे सर्विस पीरियड के दौरान मिलना ही चाहिए। विजिलेंस क्लियरेंस के बारे में लिखा गया है कि विजिलेंस क्लियरेंस के चक्कर में लोगों का प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए जब तक कि वो कन्विक्शन फ्रॉम क्रिमिनल कोर्ट ना हो। चार्ज अलाउंसेस के बारे में भी इसमें बताया गया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अपनी बात भी अगर आप कहना चाहते हैं कि इतना ये चीज़ होना चाहिए, ये फैसिलिटी जो है ये मिलना चाहिए, ये अलाउंसेस इतना होना चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन।